अन्नदाता, अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत ही मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। टमाटर की खेती से किसान ने कमाई अच्छी आय। मृदा में सही मात्रा में उर्वरकों के उपयोग से बढ़ेगी पैदावार। प्रदेश के बहुत से किसान परंपरागत तरीके से टमाटर की खेती करते हैं, जिसमें फसल उत्पादन में मुनाफा कम ही हो पाता है। लेकिन ड्रिप मल्चिंग विधि से टमाटर की खेती करके कई किसान अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। इसी के तहत आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं गांव खजूरी कला, जिला भोपाल के सफल टमाटर उत्पादक किसान मिश्री लाल राजपूत से, जो कि ड्रिप मल्चिंग विधि से टमाटर खेती करके अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इनकी सफलता की कहानी खुद इन्हीं की जुबानी। हम लोग जो टमाटर की खेती कर रहे हैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ, जैसे हम लोग करते हैं। सबसे हम लोग पहले प्लास्टिक मल्चिंग जो है वो सरकार द्वारा अनुदान पे भी उपलब्ध होती है, तो उसमें आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके और ड्रिप और मल्चिंग के लिए अप्लाई करके अनुदान ले सकते हैं। किसान भाइयों, इस प्रगतिशील किसान ने ड्रिप और मल्चिंग विधि से टमाटर की खेती करके प्रति एकड़ खेत से कितना उत्पादन लिया और उस प्राप्त उत्पादन को बेचने पर मिली कुल आय में से कुल खर्च को घटाने पर इन्हें शुद्ध लाभ कितना प्राप्त हुआ, इसके बारे में जानकारी लेते हैं इसी किसान से। और ये लगभग सितंबर में हम लोगों ने लगाया था और ये फरवरी लास्ट तक अभी चलेगा। ऐसे करके 6 महीने लगभग ये खेती में लगता है, जिससे 2000 क्रेट, यानी कि यदि हम किलो में करें तो 25 किलो के हिसाब से लगभग 500 कुंटल उत्पादन प्रति एकड़ मुझे हुआ है, जो कि कुंटल लगभग 600 रुपये का रेट मिला है, जो लगभग 3 लाख रुपए का होता है। 3 लाख रुपए में से लागत जो है, जिसमें हकाई जुताई, खाद और बंदाई तोड़ाई, ऑटो भाड़ा, ये सब करके एवरेज 1,40,000 रुपये लगभग खर्चा, कंप्लीट खर्चा हुआ है। और इससे जो आमदनी हुई है वो 1,60,000 रुपये आमदनी हुई है।
रेट ऊपर यदि अच्छे भाव, इस साल सब्जी के भाव कम हैं, यदि अच्छे भाव मिल जाते हैं तो और भी अच्छा प्रॉफिट टमाटर से हो सकता है। ऐसा कई बार 10, 15, 20 रुपए किलो तक भी किसान को टमाटर के भाव मिल जाते हैं तो और अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। इस प्रगतिशील किसान ने टमाटर की खेती से इतना अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए खेती की तैयारी और खाद उर्वरकों का प्रयोग करते हुए टमाटर की रोपाई से लेकर तुड़ाई तक के सभी कार्यों को किस तरह से किया, इसकी जानकारी लेते हैं खुद इन्हीं से। बीज खरीदते हैं और टमाटर की अलग अलग वैरायटियां हैं जिनको हम लगाते हैं। रोप डालने के लिए क्यारी को अच्छे से तैयार करते हैं, तो ऐसे करके लगभग 25 दिन में पौधे तैयार हो जाते हैं हमारे। तो फिर हम लोग खेत में की तैयारी में हकाई, अच्छे से हकाई जुताई करके और पाटा चला के अच्छे से तैयार कर लेते हैं लोड फेर के, और फिर उसमें बेड मेकर की सहायता से बेड बनाते हैं। बेड बनाने के बाद में हमारे पास में मल्चिंग बिछाने वाली, मल्चिंग और ड्रिप बिछाने वाली मशीन है, तो उससे हम लोग मल्चिंग और ड्रिप बिछाते हैं। जिन किसान के पास में, मतलब यदि किसान है इसको मल्चिंग लगाते हैं तो वो मजदूरों से भी मल्चिंग और ड्रिप बिछाई जा सकती है। तो खाद के रूप में हम लोग DAP 2 बोरी प्रति एकड़ और 1 बोरी पोटास बेसल डोज में हम लोग देते हैं। कतार से कतार की जो मतलब दूरी रहती है वो 5 फीट की रहती है। तो इसको जो लगाने का पौधे से पौधे की दूरी जो है, मल्चिंग पे पहले हम लोग लोहे को, जैसे पाइप होता है 1.5-2 इंची, उसको एक तार में हम लोग वेल्डिंग करवा के मोटे पाइप को मल्चिंग पे रखते हुए हम लोग चले जाते हैं। इस प्रकार से 1-1 फीट पे हम लोग छेद करते हैं और उन 1-1 फीट पे हम लोग जो है पौधे शाम के टाइम पे पौधे लगाते हैं, जिससे कम से कम पौधे मरे और जल्दी जड़ पकड़ लेते हैं। और बाद में हर 15-20 दिन में ड्रिप की सहायता से बेंचुरी से हम लोग यूरिया देते हैं और साथ ही 05234 भी देते हैं। लगभग 5 से 10 किलो हम लोग 05234 और यूरिया 25 किलो के आसपास में यूरिया हम लोग ड्रिप की सहायता से देते हैं। इसके बाद में जब पौधे 1 फीट 1.5 फीट के हो जाते हैं, किसान भाइयों, टमाटर की फसल में सहारा देने के लिए रोपाई की 30 से 45 दिन के बाद बांस या लकड़ी के डंडों में छेद करके तार बांधकर फिर पौधों को तारों से सुतली की सहायता से बांधते हैं। इस प्रक्रिया को स्केटिंग कहा जाता है। पौधों को सहारा देने से फल मिट्टी और पानी के संपर्क में नहीं आ पाते, जिससे फल सड़ने की समस्या नहीं होती है। हमारे द्वारा मल्चिंग का और ड्रिप का उपयोग किया जाता है। ड्रिप से क्या बूंद बूंद सिंचाई चली जाती है, जिससे फर्टिगेशन आखिरी तक अपन खाद दे सकते हैं। तो इसमें जो मल्चिंग से जो फ़ायदे हैं, उसमें पहला फ़ायदा तो ये है कि खरपतवार नहीं होता है, क्योंकि मजदूर नहीं होने से खरपतवार फसल को काफ़ी हानि होती है। तो बीच बीच में ही थोड़ी जो जगह रह जाती है उसमें ही खरपतवार होता है, तो उसको हम लोग निकाल देते हैं। खरपतवार से पूरा निजात मिल जाता है मल्चिंग से। कीट के लिए इल्लियाँ आती है, फल छेदक इल्ली आती है और पत्ती खाने वाली इल्ली आती है। टमाटर की फसल में फल छेदक कीट का प्रकोप अधिक होता है। पहले इस कीट की इल्लियां पौधों की कोमल पत्तियों, तनों और फूलों को खाती हैं, जिसकी वजह से पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते और फसल कमजोर हो जाती है। उसके बाद ये सूड़ियां कच्चे पके टमाटर के फलों में छेद करके उनके अंदर का गूदा खा जाती हैं। ऐसे टमाटर खाने लायक नहीं रहते। इस कारण से किसानों को भारी नुकसान होता है। तो उसके लिए हम लोग बेसिलस थ्रिंजियस का उपयोग करते हैं और नीम पत्ती, करंज पत्ती, धतूरा और अखौआ की पत्तियों का रस भी बीच बीच में हम लोग छिड़काव करते हैं। इसमें टमाटर में जो रोग विशेषकर आते हैं वो अर्ली विलाइट, लेट विलाइट, आर्द्र गलन आदि रोग आते हैं। तो हमारे द्वारा इसमें ऊपर से छिड़काव के तौर से कार्बेंडोजाइम, मैनकोजेब, क्लोरोथायोनॉल
जो आता है फफूंदनाशक, ये फफूंद का छिड़काव कर सकते हैं। लगभग ये 90 दिन में फल पकने, 80 से 90 दिन में फल पकने लगता है, जो कि तुड़ाई के लिए हो जाता है। तो फिर तो मजदूरों से तुड़ाई करवाते हैं और तुड़ाई करवा के आटो में, क्रेट में भर के, उंदा छाट के और बाज़ार पहुंचाते हैं। इस प्रकार हम टमाटर की खेती हमारे द्वारा की गई है, जो मेरे द्वारा जानकारी दी गई है। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। कृषि उत्पादन को लगातार बढ़ाना आज सबसे बड़ी चुनौती है। मृदा में लगातार पोषक तत्व कम होते जा रहे हैं। इस कमी को रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से पूरा किया जा सकता है। अधिकांश किसान अत्यधिक मात्रा में रासायनिक खादों के प्रयोग के बावजूद भी अधिकतम उत्पादन नहीं ले पाते हैं और इनके अधिक प्रयोग से किसानों की लागत भी कम बढ़ रही है। इसके साथ ही रासायनिक खाद के प्रयोग से मृदा स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर पड़ रहा है। तो ऐसे में आप मृदा जांच कराकर सही मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें। तो कैसे कराएं मृदा जांच, आइए जानते हैं सहायक कृषि अधिकारी JS नाथावत से। अपने पहले बुजुर्ग लोग बाग कहा करते थे कि पहला सुख निरोगी काया। निरोगी काया जब ही रह सकती है जब अपन पौष्टिक आहार लें, और पौष्टिक आहार के लिए ज़रूरी है स्वस्थ धरा तो खेत हरा। खेत हरा जब ही रह सकता है जब भूमि अपनी बिल्कुल स्वस्थ हो, इसमें किसी भी तरह का कोई विकार नहीं हो। विकार जब होता है जब असंतुलित उर्वरक अपन काम में लेते हैं। समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन में फसलों में उन सभी पोषक तत्वों का उपयोग इस प्रकार से किया जाता है जिनसे फसल को सभी पोषक तत्वों की पूर्ति सही प्रकार से हो सके, जिससे मृदा की भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणवत्ता पर हानिकारक प्रभाव डाले बिना अधिकतम उत्पादन लिया जा सके। उर्वरकों का संतुलन बनाए रखने के लिए अपन सबसे पहले जो है वो मिट्टी की जांच बहुत ज़रूरी है, जिससे क्या है अपन को इस बात का पता चले कि उर्वरकों में कौन सा उर्वरक अपने को काम में लेना है और कौन सा अपने पास पर्याप्त है। इसी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले अपने इसकी जांच करवाते हैं, और जांच से हमें पता चलता है कि अपना खेत है उसका स्वास्थ्य कैसा है। इस स्वास्थ्य के मद्देनजर रखते हुए पोषक तत्वों का भी अपन जो है इसमें ध्यान रखते हैं। पोषक तत्वों में विशेष तौर से जैसे आयरन है, अपने जिंक है, मिट्टी की जांच में अगर इनकी कमी पाई जाती है तो इनको भी जो है वो भूमि में बेसल डोज के रूप में अपन काम में लेते हैं। साथ ही साथ मिट्टी में किसी भी तरह की क्षारीय या लवणीय भूमि हो तो उसकी भी जांच का हमें पता चल जाता है, जिससे क्या है इस विकार को अपन मतलब दूर कर सके। साथ ही साथ इसमें आवश्यक जो तत्व हैं
उनका भी हमें पता चल सके। किसान भाइयों, फसलों में संतुलित मात्रा में उर्वरकों का उपयोग करने और फसलों से अधिक उपज लेने के लिए जरूरी है कि आप मिट्टी की जांच करवाएं और मिट्टी की जांच के अनुसार ही मृदा में उर्वरकों का प्रयोग करें। सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि इसमें नमूना लेने का तरीका क्या है। नमूना मिट्टी का जो है वो इस हिसाब से लेते हैं, जैसे एक खेत है तो खेत जो है वो 1 हेक्टेयर का है, 2 हेक्टेयर का है या जैसी भी है, लेकिन फसल की बुआई के अनुसार अपन को नमूना लेना है। जैसे 1 हेक्टेयर का एक खेत जिसमें जो है अपन को 0.4 में जो है जैसे गेहूं बो दिया, 0.4 में अपन ने जौ बो दिया, 0.2 में जो है अपन ने सरसों लगा दी, तो उस हिसाब से अपन को अलग अलग टुकड़ियों के हिसाब से अलग अलग नमूने लेने हैं। मृदा का नमूना लेने के लिए जरूरी है कि आप पेड़ के नीचे से घास फूस वाले स्थान से पेड़ के नीचे मिट्टी का नमूना नहीं लेवे। नमूना लेने के बाद मिट्टी को एक जगह एकत्रित करके आपस में मिला देते हैं और इसके बाद इसके 4 भाग कर लेते हैं। इसमें से 2 भागों को हटा देते हैं और 2 भागों को फिर से आपस में मिला देते हैं। ये प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक आधा किलो तक मिट्टी नहीं रह जाए। अब उस नमूने में पर्टिकुलर जो जैसे खेत का नाम होता है, अपने नमूना लेने के बाद जो पर्ची जो बनाते हैं उसमें सबसे पहले काश्तकार का नाम आता है, उसके पिताजी का नाम आता है, फिर ली जाने वाली फसल उसका नाम आता है, गत वर्ष बोई गई फसल आ जाती है, किस टुकड़ी में अपन ने जो नमूना लिया है वो आ जाता है। ये सब चीज़ें उसमें इंदराज हो जाती है और इंदराज होने के बाद उसको लैब में पहुंचा देते हैं। प्रयोगशाला में जो ही रिकमेंडेशन उसकी जो भी सिफारिश आती है उस सिफारिश के अनुसार खेत में जो है उसका प्रयोग करें। किसान भाइयों, फसलों में उर्वरकों का इस प्रकार से उपयोग करना है कि फसलों में इनका उपयोग आसानी से किया जा सके और फसलों से अधिक उपज लिया जा सके। और संतुलित मात्रा में उर्वरकों का उपयोग करने से किसान अनावश्यक खर्च से भी बच सकते हैं। इस प्रयोग के बाद अपन ये देखते हैं कि अपना जो खेत है वो हरा भरा और एक संतुलित उर्वरक वाला खेत कहलाएगा, जिसमें किसी भी तरह की जो है वो असंतुलन नहीं रहेगा। विशेष तौर से जो अपने खेत में ज़्यादातर अपन ये देखते हैं कि संतुलन बिगड़ने का मतलब CN रेशियो बिगड़ जाता है, कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो बिगड़ जाता है, जिससे क्या है कि फल फटने की समस्या है या अन्य कोई विकार आ जाता है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाती है। इस प्रॉब्लम के मद्देनज़र रखते हुए उसमें जो है वो पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व मिलने से ये कमी दूर हो जाती है और अपनी फसल जो है वो निरोगी होती है, उसमें किसी भी तरह का कोई विकार नहीं होता। इसी हिसाब से अपन जो है ये साकार करें कि स्वस्थ धरा तो खेत हरा। इस स्लोगन को अपन साकार करते हुए इन सबसे जो है वो सरोकार करते हुए खेत में उपज वृद्धि करें। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के खास कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है।
ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय आंचलिक कृषि अनुसंधान जबलपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला छिंदवाड़ा और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी दिनों में साफ बादल रहने एवं मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जायद की फसलों की तैयारी शुरू करें, जैसे बसंतकालीन गन्ना, सोयाबीन, मूंगफली एवं मक्का की बुआई करें। गेहूं की फसल बालियां निकलने की अवस्था में है, अतः जो किसान भाई बीज उत्पादन करना चाहते हैं वे विजातीय पौधों को निकालकर खेत से अलग करें। गेहूं की फसल में विभिन्न क्रांतिक अवस्थाओं में आप जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें और सिंचाई के बाद शेष बची हुई यूरिया का छिड़काव अवश्य करें। यूरिया का छिड़काव करते समय इस बात का ध्यान रखें कि पत्तियों पर पानी न हो। गेहूं की खड़ी फसल में दीमक कीट के नियंत्रण के लिए कीटनाशक दवा क्लोरोपाइरीफास 20 सीसी 1000 मिलीलीटर को 8 से 10 किलोग्राम बालू में मिलाकर प्रति एकड़ खेत में छिड़काव करें। किसान भाई, आप अपनी गेहूं की फसल में चूहों की रोकथाम के लिए जिंक फास्फाइड दवा को कोई भी खाद्य पदार्थ में अच्छी तरह से मिला लें और इसे आप खेतों में जहां पर चूहे आते हों वहां डाल दें और 3 से 4 दिनों तक पानी न दें। विष युक्त दवा खाकर चूहों को प्यास लगती है। ऐसी अवस्था हो कि सरलता से पानी उपलब्ध नहीं हो सके। अगले दिनों के दौरान मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जहां पर सरसों की फसल 70 से 75 दिन की हो गई हो वहां आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। पिछले कुछ दिनों से बादल छाए रहने के कारण सरसों की फसल में चूड़िल आसिता बीमारी के प्रकोप की संभावना बन रही है, अतः किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि फसल की सतत निगरानी करते रहें और अधिक प्रकोप होने पर 750 मिलीलीटर केराथिन 30 LC को पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करें। आम की बाग में सिंचाई करना बंद करें। आम के बाग में मिलीबग कीट को नियंत्रित करने के लिए ग्रीस स्ट्रिप्ट का उपयोग करें और फॉलिडॉल 250 ग्राम प्रति पेड़ की दर से मिट्टी में उपयोग करें। बेर के पौधों में फलों की अच्छी वृद्धि के लिए नाइट्रोजनधारी उर्वरक के रूप में यूरिया का छिड़काव अवश्य करें। दलहनी चारा फसलों जैसे बरसीम, लूसर्न आदि को सूखे चारे के साथ मिलाकर कुट्टी काटकर खिलाएं। पशुओं को पौष्टिक हरा चारा खिलाने के लिए उसे फूल आने से पहले ही कटाई कर लें। संभावित मौसम पूर्वानुमान में पशुओं को दिन के समय धूप में रखें व रात्रि में ठंड से बचाव के लिए छत के अंदर रखें। दुधारू पशुओं को संतुलित आहार दें। इस समय बकरियों में लीवर फ्लू की संभावना हो सकती है, अतः इससे बचाव के लिए नीलजान नामक दवा उनके शरीर भार के हिसाब से 4 से 8 ग्राम प्रति बकरी दें। मुर्गियों को रानीखेत बीमारी से बचाने के लिए पहला टीका F1 7 दिनों के अंदर एवं दूसरा टीका R2B 8 सप्ताह की उम्र में लगवाएं। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम नेहरावली, जिला श्योपुर के कृषक प्रदीप यादव ने। ये पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो प्रदीप यादव जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। मुंहपका खुरपका रोग, जिसे हम FMD के नाम से भी जानते हैं, ये गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर आदि पालतू पशुओं में होने वाला एक अत्यधिक संक्रामक रोग है। खासकर दुधारू गाय और भैंस में ये बीमारी अधिक नुकसानदायक होती है। ये रोग एक अत्यंत सूक्ष्म विषाणु से होता है। ये पशुओं में अत्यधिक तेजी से फैलने वाला रोग है और कुछ समय में एक झुंड या पूरे गांव के अधिकतर पशुओं को संक्रमित कर देता है। इस रोग से पशुधन उत्पादन में भारी कमी आती है।
साथ ही देश से पशु उत्पादों के निर्यात पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं मुंह पका खुरपका रोग के प्रमुख लक्षणों की। तो इस रोग के आने पर पशु को तेज बुखार हो जाता है। बीमार पशु के मुंह मसूड़े जीभ के ऊपर नीचे ओठ के अंदर का भाग खुरों के बीच के जगह पर छोटे छोटे दाने से उभर आते हैं। फिर धीरे धीरे ये दाने आपस में मिलकर बड़ा छाला बनाते हैं। समय पाकर ये छाले फल जाते हैं और उनमें जख्म हो जाता है। ऐसी स्थिति में पशु जुगाली करना बंद कर देता है। मुंह से तमाम लार गिरती है। पशु सुस्त पड़ जाते हैं। खुर में जख्म होने की वजह से पशु लंगड़ा कर चलता है। पैरों के जख्मों में जब कीचड़ मिट्टी आदि लगती है तो उनमें कीड़े पड़ जाते हैं और उनमें बहुत दर्द होता है। पशु लंगड़ाने लगता है। दुधारू पशुओं में दूध का उत्पादन एकदम गिर जाता है और पशु बहुत कमजोर होने लगते हैं। समय पाकर व इलाज होने पर ये छाले व जख्म भर जाते हैं, परंतु संकर पशुओं में ये रोग कभी कभी मौत का कारण भी बन जाता है। इस रोग के उपचार के लिए सबसे पहले रोगग्रस्त पशु के पैर को नीम एवं पीपल के छाले का काढ़ा बनाकर दिन में 2 से 3 बार धोना चाहिए। प्रभावित पैरों को फिनाइल युक्त पानी से दिन में 2 से 3 बार धोकर मक्खी को दूर रखने वाली मलहम का उपयोग करना चाहिए। मुंह के छाले को 1% फिटकरी अर्थात 1 ग्राम फिटकरी 10 मिलीलीटर पानी में घोलकर दिन में 3 बार धोना चाहिए। इस दौरान पशुओं को मुलायम और सुपाच्य भोज दिया जाना चाहिए। पशु चिकित्सक के परामर्श पर दवा देनी चाहिए। इस रोग से अन्य पशुओं को बचाने के लिए सावधानी रखना जरूरी होता है। इसके लिए आप प्रभावित पशु को साफ एवं हवादार स्थान पर अन्य स्वस्थ पशुओं से दूर रखें। पशुओं की देखरेख करने वाले व्यक्ति को भी हाथ पांव अच्छी तरह साफ कर ही दूसरे पशुओं के संपर्क में जाना चाहिए। प्रभावित पशु के मुंह से गिरने वाली लार और पैर के घाव के संपर्क में आने वाली वस्तुओं जैसे पुआल, भूसा, घास आदि को जला देना चाहिए या जमीन में गड्ढा खोदकर चूना के साथ गाड़ दिया जाना चाहिए। पशु पालक भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इलाज से बेहतर बचाव होता है। इस सिद्धांत पर आप 6 माह से ऊपर के स्वस्थ पशुओं को मुंह पका खुरपका रोग के विरुद्ध टीकाकरण करवाना चाहिए, जिससे आपके पशुओं में ये बीमारी आए ही नहीं और आपका पशुपालन व्यवसाय अच्छी तरह से चलता रहे। और आइए एक नजर डाल लेते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadata.mp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।
अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल इसी वक्त फिर से होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।